Hello students, how are you? Hope so you are well. And today I will talk about the topic of structure of atoms which was already taught you. Then एटम के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा पीछे कि एटम डिविजिबल हो सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसे डिफरेंट तरीके से डिविजिबल का 19th सेंचुरी में एक अपने अपने वे से डिफाइन किया। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम दिया, तो फाइनली हु वाज एक्सेप्टेड। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि सबसे पहले एटम्स के मॉडल जे थॉमसन ने दिए थे। जे थॉमसन का एटम्स का मॉडल जो उसने एक्सपेरिमेंट से बताया कि एटम्स एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है जिसके इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स ड्राई फ्रूट्स की तरह होते हैं, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को एक वाटरमेलन जो कि बीच से कटा हुआ है के रूप में भी आप कंसिडर कर सकते हो। इनसाइड जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के वो इलेक्ट्रॉन हैं एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग रेड पार्ट वाटरमेलन के प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। फाइनली थॉमसन ने दो कंक्लूजन दिया। पहला कंक्लूजन, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। द सेकंड पॉइंट, that the negative and positive charge are equal in magnitude, so the atoms as a whole is electrically neutral। इसका मतलब कि जे थॉमसन ने ये बताया कि उनका एटम्स का होल पार्ट्स पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक्सेप्ट द एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग साबित हुआ। एंड सेकेंड थ्योरी, एटम्स का होल पार्ट न्यूट्रल है, ये भी बिल्कुल गलत था। तो फाइनली ई रदरफोर्ड ने अपने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल जो एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, उस एक्सपेरिमेंट से इस जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के गलत साबित कर दिया उन्होंने। फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम्स के स्ट्रक्चर पर एक्सपेरिमेंट किया, बट ई रदरफोर्ड ने जो थिन गोल्ड फॉयल वाला स्ट्रक्चर दिया उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कॉन्सेप्ट में ड्रास्टिक चेंज ला दिया। अब आओ हम ये जानते हैं कि ई रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा मॉडल दिया था जिसने इस फील्ड में एक ड्रास्टिक चेंज ला दिया। आप ध्यान से सुनो कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले गोल्ड का एक थिन शीट लिया और उसके ऊपर हाई स्पीड अल्फा रे, जिसे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, से स्ट्राइक किया। बिकॉज अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है एंड गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसे मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं। यही रीजन था कि हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड का उन्होंने सिलेक्शन किया। ई रदरफोर्ड ने सबसे पहले गोल्ड के थिन शीट को इसलिए चुना क्योंकि गोल्ड मेलिबल होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को इसलिए चुना बिकॉज उसका मानना था कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देन गोल्ड के थिन शीट पर हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया। ही सॉ बहुत सारे रे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन अपने पाथ पर स्ट्रेट निकल गए और कुछ अपने पाथ पर थोड़े टिल्ट होकर के निकल गए और कुछ रे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाकर वापस लौटे, रिटर्न हुए। बट सम रे, फ्यू रेज बिल्कुल 180 डिग्री एंगल बना करके वापस लौटा। आई मीन जिस वे से वो गए थे ठीक उसी वे से रिटर्न हो गए। ऐसा क्यों हुआ? रे अपने पाथ पर रिटर्न हो गए बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो कुछ रे कोई एंगल बनाकर वापस रिफ्लेक्ट हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने कि कुछ एंगल बनाते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं, कुछ 180 से वापस होते हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारे अल्फा पार्टिकल या रे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ को छोड़कर रेस्ट
ऑल अपने वे पर स्ट्रेट निकल गए बिकॉज द पार्ट ऑफ एटम्स वॉज होलो, ये खाली था। और यही से चेंज होता है जे थॉमसन का कंसेप्ट कि एटम्स के रिमेनिंग पार्ट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बाकी होल पार्ट में प्रोटॉन रहते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है बिकॉज एटम्स के होल पार्ट में प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। जब उसने अल्फा रे स्ट्राइक किया, कुछ अल्फा रे बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब उसे कोई ऑब्स्टेकल नहीं था इनसाइड द एटम्स, और कुछ अल्फा रे टिल्ट होकर निकल गए। इट मीन्स उसके नियर बाय में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल था जो पॉजिटिवली चार्ज था, और कुछ अल्फा रे बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री एंगल बना करके वापस लौटे। इट मीन्स दैट अल्फा रे हु मेक्स 180 डिग्री एंगल दैट स्ट्राइक एग्जैक्टली न्यूट्रॉन, एग्जैक्टली द न्यूक्लियस। और यहीं से कंसेप्ट आता है कि एटम के अंदर बिल्कुल मिड पॉइंट में इसका न्यूक्लियस होता है, और अल्फा रे अपने पॉजिटिव नेचर की वजह से जब वो प्रोटॉन पे स्ट्राइक करता है, बिकॉज प्रोटॉन इज ऑल्सो पॉजिटिव नेचर, तो दोनों पॉजिटिव नेचर होने की वजह से दो अगर सेम पोल आपस में स्ट्राइक करेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये रिपल्स करेंगे। तो जैसे ही अल्फा पॉजिटिव रे पॉजिटिव प्रोटॉन पे स्ट्राइक करता है तो वो रिपल्स करता है, और एग्जैक्टली रिपल्स वहाँ से होता है जहाँ पे प्रोटॉन न्यूक्लियस में एब्सोल्युटली होता है, प्रेजेंट होता है। आई मीन जब उन्होंने अल्फा रे का ये प्रैक्टिकल किया तो एक नया कंसेप्ट एटम्स ऑफ स्ट्रक्चर में अलग ही जुड़ गया कि एटम का स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके ऑर्बिट में घूमता है। तो रदरफोर्ड ने दो कंसेप्ट यहाँ पर दिया। एक तो एटम्स में बिल्कुल एटम के इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट इनसाइड द एटम में रहता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से ही नया कंसेप्ट बना। इसे ही देख करके सारे साइंटिस्ट ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड को इक्वली डिवाइड करना शुरू किया, और न्यूक्लियस के बारे में लोगों को जानकारी मिली। उस टाइम के साइंटिस्ट जो इस पे काफ़ी प्रैक्टिकल कर चुके थे, तो फाइनली रदरफोर्ड ने एक दो कंसेप्ट तो साइंटिस्ट के सामने दे ही दिया। एक कंसेप्ट कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेकंड कंसेप्ट कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एक ऑर्बिट पे चक्कर काटता रहता है। बट रदरफोर्ड का यह कंसेप्ट जिसमें वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे एक रिवॉल्यूशन करता रहता है। फर्दर साइंटिस्ट नील्स बोर उन्होंने इस पे प्रैक्टिकल किया, और नील्स बोर ने इस रदरफोर्ड के फर्स्ट कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक प्रूफ कर दिया। बिकॉज कभी भी कोई भी पार्टिकल हो, चाहे मैटर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर वो रिवॉल्यूट कर रहा है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहा है। या तो ये काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से होगा, या तो ये काइनेटिक एनर्जी उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है इसकी वजह से होगा, अदरवाइज इसके एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स होगा। और अगर इफ दैट पार्टिकल इज नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मीन्स फाइनली वो एनर्जी लॉस करके वापस स्टॉप हो जाएगा। और अगर इस तरह से हो कि इलेक्ट्रॉन वापस स्टॉप हो जाए तो डेफिनेटली सिर्फ न्यूक्लियस का प्रेजेंस रह जाएगा, और सिर्फ न्यूक्लियस का प्रेजेंट का मतलब है कि हर चीज़, हर मैटर अपने न्यूक्लियस में सेंट्राइड हो जाएगी, अपने न्यूक्लियस के अंदर सिमट जाएगी। आई मीन ऐसे समझो कि जितनी सारी चीज़ें जो ब्रॉड होती है वो ब्रॉड नहीं होकर के बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगी एक पॉइंट पे, न्यूक्लियस पे। और इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कभी? तो यहीं से रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, इट वॉज राइट, बट उसके कंसेप्ट में कि वो सेल्फ रिवॉल्यूट करता है, यहीं से ड्रॉबैक आया। और फर्दर नील्स बोर ने इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करके इसमें और अमेंडमेंट किया, और साइंटिस्ट के बीच में एक नया कंसेप्ट रखा जिसमें नील्स बोर ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिफरेंट फॉर्म को
बताया कि ये कैसे होता है, हम इसके बारे में कैसे फाइंड करते हैं वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहीं से कंसेप्ट आता है नील्स बोर के मॉडल का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नील्स बोर मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड के मॉडल का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अमेंडमेंट के बाद नील्स बोर ने उसमें सेम टू सेम तो नहीं बट कुछ थोड़ा बहुत रदरफोर्ड का मॉडल लिया और कुछ अमेंडमेंट किया, जिससे हम आज के केमिकल साइंस में या फिर आज जो भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उसमें आज भी हम उसे कैरी ऑन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।